अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और नाज़रीन, साल 2023 अपने इख्तिताम को आज पहुँच रहा है। जब ये साल आगाज़ हुआ तो बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तान में उस वक़्त पाकिस्तानियों की कि पाकिस्तान जिस सियासी माशी बुहरान से गुज़र रहा है उस पर साल के इख्तिताम तक काबू पा लिया जाएगा। इस साल के इख्तिताम में उस वक़्त अक्टूबर नवंबर में तवक्को की जा रही थी कि इलेक्शन होंगे और उसके बाद एक एक इलेक्टेड मुस्तहकम हुकूमत होगी तो पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ माशी इस्तेहकाम और फिर डेवलपमेंट, तरक्की, खुशहाली जो है कि उसकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अभी इस साल इलेक्शन नहीं हो सके और इलेक्शन अभी फरवरी 2024 में होंगे। तो हमें साल 2024 में हमारी क्या तवक्कुआत हैं, 2023 में क्यों हमें नाकामियाँ हुई और इसके साथ साथ जो अभी इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ है, कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल हुआ, उसके बाद सिक्योरिटी का अमल मुकम्मल हो चुका। कोई 28,600 के करीब जो है कि पूरे मुल्क में उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और जिनमें 3,300 के करीब जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए और उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये गिला है कि सबसे ज़्यादा उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और बिलखसूस उनकी जो लीडरशिप है आलमोस्ट 80% उनकी लीडरशिप जो मरकज़ी लीडरशिप है उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिया गया। और दूसरी तरफ अभी भी 8 फरवरी की तारीख़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह हुक्मनामा जारी किया, लेकिन उसके बावजूद अभी भी दबी दबी आवाज़ें सियासी जमातों के अंदर से आती हैं कि इलेक्शन को कुछ वक्त तक आगे होना चाहिए। कभी मौसम का बहाना, कभी सिक्योरिटी का बहाना। और इन्हीं हालात में मौलाना फजल रहमान साहब और ANP के सरबराह इमल वली ख़ान के बारे में सिक्योरिटी अलर्ट और थ्रेट जो है वो सामने आए हैं। इन हालात में अभी हम किस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारे आज के मौज़ूआत होंगे। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका तल्लुक़ है। इफ्तिखार शिराजी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और हमें हाफिज़ एहसान खोकर साहब जो माहिर कानून है वो भी कुछ देर तक हमें ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर आमिर साहब, आपसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि 2023 ख़त्म हो रहा है। साल के आगाज़ में जैसे मैंने पहले कहा कि हम बड़ी पुरुम्मीद थे कि ये जो पाकिस्तान का जो माशी बुहरान था या सियासी अदम इस्तेहकाम का जो सूरत हाल रही उससे हम निकल पाएंगे। अभी तक तो बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि हम शायद नहीं निकल पाए। 2024 के हवाले से बड़े पुरुम्मीद हैं तमाम इदारे भी, अवाम भी, जमातें भी। तो आप कैसे 2023 और 24 को देखेंगे कि 23 में हमें क्या करना चाहिए था जो नहीं कर पाए और 24 में हमें क्या करना चाहिए ताकि हम जो कौमी तरक्की की जो मंजिल या राह है उस पर हम गामजन आगे हो सकें? शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि बार बार तारीख हमारे मुल्क में अपने आप को इसलिए दोहरा रही है कि हम लोग सिर्फ नए साल को नेक तमन्नाओं के इज़हार के लिए तो रखते हैं, लेकिन तारीख से कुछ सीखते नहीं। इसलिए हमें 2024 हो या 1984 हो, हम उधर ही खड़े हैं। 1984 में भी कोशिश थी कि किसी को हम गोद में रखें, किसी को बनाएं। 85 के इंतखाबात करवाए गए जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हिस्सा ना लेने की गैर सियासी इलेक्शन हुए और बड़े मुश्किलात रही। आज भी हम सीख नहीं पा रहे हैं मेरे ख्याल से। वो जिन्होंने 80 की दहाई में शुरू की थी सियासत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बन रहे थे 88 में जी, तो वही ना 80 की दहाई सारी और 88 में जो बन रहे थे वो आज भी उसी गोद में दोबारा से बैठ गए हैं। वो कहते हैं ना कि पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, जब तक ये सियासी जमातें समझेंगी नहीं, सोचेंगी नहीं कि जब इक़्तिदार आए। अब आपके सामने खालिद साहब मेरा सवाल है कि पीपल्स पार्टी के अलावा चले, अब एक हो गया, हमें भी एक ये 40 साल को पिछले को देखें तो पीपल्स पार्टी इंतकामी सियासत नहीं करती। पीपल्स पार्टी अपने मुखालिफिन को बंद नहीं करती। 77 में हमारी कुछ मिसालें थी, मैं मानता हूँ कि चंद लोगों को किया गया बिला मुकाबला करने के, वो इंतजामी तौर पे कुछ वज़रा आला ने कोशिश की, जिसका भुट्टो साहब ने भांप लिया कि ये क्या हो रहा है। और जब अक्सरियत बहुत मिलने लगी तो भुट्टो साहब ने कहा ये अक्सरियत क्यों मिल रही है। या पीरज़ादा ने भी, कौसर नियाज़ी ने भी अपनी किताब में लिखा है। तो उन्होंने कहा कि इतनी अक्सरियत क्यों दिलवाई जा रही है, तो उससे समझ आ गई कि खेल क्या खेला जा रहा है। लेकिन हमने तो सीखा
उस तिहाई के बाद हमने अपने मुखालिफिन के साथ कभी नहीं किया, गैर जमहूरी सलूक नहीं किया, गैर आईनी इक़दामात नहीं किए, किसी का रास्ता बंद करके हम इलेक्शन में ही आते। हम तो हमेशा देखते हैं कि हमारे मुखालिफिन इत्तेहाद बनाए, कल भी बना रहे थे, आज भी बना रहे हैं। हमें इस पर भी खौफ नहीं होता है और ना हम किसी दरवाजे को खटखटाते हैं, तो अवाम के दरमियान जाते हैं, ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि हमारी बाकी सियासी जमातें ये समझने से या तो कासर है या उनकी तरबियत में ये एक ऐसा असर है कि कल तक जो जमात थी वो ये काम कर रही थी, उस वक्त वो बड़ी खुश हो रही थी जब पीएमएलएन के साथ कुछ हद तक ही ऐसा काम हो रहा था। और आज पीएमएलएन इस चीज पे बड़ी खुश है और वो कहती है साड़ी गल हो गई है। वो इस बात में बड़े खुश है कि किसी सियासी जमात के साथ ऐसे के बाकी सियासी जमातों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हम समझ नहीं पा रहे। अब क्या तवक्कुआत होंगी इसमें आप बताएं, क्या तवक्को होगी? वही बुत है आज भी ज़हनी आमरीयत का, वही बुत है गैर आईनी तसल्लुत का, वही बुत है गैर जमहूरी रवैयों का। तो फिर मैं गालिब की तरह यही कह सकता हूँ कि देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, कहा जा रहा है कि ये साल बड़ा अच्छा होगा, लेकिन हमने सीखा क्या है? हमने अपने रवैयों में क्या तब्दीली लाए हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इलेक्शंस होंगे जिसमें सारी सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं? क्या ऐसे इंतखाबात जिसके अंदर अक्सरियत के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं, ऐसे इलेक्शन जिसमें दानिस्ता भी ये भी है कि सिर्फ ज्यादती नहीं हो रही, उधर भी प्रोपेगेंडा बहुत है, मतलब उधर भी प्रोपेगेंडे का एंड है और रियासत तक के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। तो क्या इस तरह हम लोग कोई मुस्तहकम हुकूमत बना पाएंगे? और फिर दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि जिन्हें जो समझ रहे हैं कि हमें इशारा हो चुका है, हमारा इक़्तिदार आएगा, वहां महज ड्राइंग रूम के अंदर बंद होके एक किया जा रहा है कि एक वही शख्स पुराना दोबारा से फिर उसे बनाएंगे, साथ उसके भाई को कुछ बनाएंगे, साथ उसकी बेटी को या उसके बेटे को कुछ दे देंगे सूबे के अंदर। तो मतलब सोचा ही नहीं जा रहा और वही पुरानी घिसी पिटी टीम है, मतलब 80-80 साल की दाई में आगे है। तो मतलब वही मुआशी टीम है, वही उनके पास अमूर खारजा की टीम है, वही उनके पास दूसरे मामला है। तो मैं समझता हूँ हम सीख नहीं पाए, हम ना सीख पा रहे हैं और ना ही हम एक अच्छी इमारत की तामीर के लिए उसकी बुनियाद जो है वो अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इफ्तिखार शराई साहब आपकी तरफ ही आता हूँ। आपने बतौर जर्नलिस्ट इन तमाम हालात व वाक़यात का 1 जनवरी से लेकर और आज 31 दिसंबर तक बड़ा करीब से जायज़ा लिया है और आगे जो अगले साल होने जा रहा है उसका भी हमें अंदाज़ा तो है। तो आप इस सारी सिचुएशन के अंदर हम ऑप्टिमिस्टिक हमेशा रहते हैं कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। बहुत से लोग, बहुत से इदारे, बहुत से अफराद जो हैं ज़िम्मेदार जमातें, उनके अंदर भी एहसास पाई जाती है, जैसे बैरिस्टर आमिर भी अभी कुछ चीज़ों की पॉइंट आउट कर रहे थे। तो आप 2023 में हमें क्या सीखना चाहिए और 2024 में हमें क्या करना चाहिए ताकि मुल्क को हम आगे लेके चल सकें? खालिद जमील साहब बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट लेकिन मैं ज़ाती तौर पे एक तो इन दो चीज़ों का बड़ा मुखालिफ हूँ। एक तो ये कि आप ये कहते हैं कि जी बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और दूसरा एक जुमला लोग बड़ा आसानी से अदा कर देते हैं कि खुदा खैर करे, अल्लाह ताला बेहतरी करे। खुदा बेहतरी उस वक्त करता है कि जब आपकी नीयतें भी दुरुस्त होती हैं और आपके अमल भी दुरुस्त होते हैं, तब जाके आपके लिए कामयाबियाँ, कामरानियाँ और मसाइल का खात्मा होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि सिर्फ नहीं आप ये जुमले अदा कर दें उसके बाद आप उम्मीद करके बैठ जाएं कि कुछ ठीक होने जा रहा है। पाकिस्तान की 75 बरस की अगर हम सफ़र पे नज़र डालें तो खालिद जमील साहब ये एक दायरे का सफ़र है और जिस तरह अंग्रेजी में कहा जाता है ना बैक टू स्क्वायर, तो हम ज़ाहिर सी बात है जहाँ से चलते हैं फिर आज 75 बरसों बाद 2023 के दिसंबर 31 को उसी दायरे के सफ़र में उसी मकाम पे खड़े हैं जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था। गोया कि गैर यकीनी सूरत हाल है, मायूसी है और एक बेयकीनी की सूरत हाल आज हमें इस साल के आखिरी दिन देखने को मिल रही है। और आज के अखबारात भी उठाएं तो आपको वो मनफी खबरें देखने को मिलती हैं जिसमें देखा ये जा रहा है कि एक सियासी जमात जिसके 80-90% कैंडिडेट्स के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। साथ में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत पे आगे नहीं बढ़ रही। और तीसरी बात यह है कि मुल्क में दहशतगर्दी का जो स्केल है शायद माजी में हमने इतना ना देखा और जितना इस वक्त बढ़ चुका है, गोया कि हम उसको भुगत रहे हैं। तो ये है सूरत हाल।
लेकिन मैं खालिद जमील साहब आज याद कर रहा हूँ, और बिलखसूस कुदरतुल्लाह शहाब की किताब, जिस शहाबनामे में वो लिखते हैं कि जब इस मुल्क के अंदर पहली बार माशाल्लाह जनरल अयूब ने नाफिज किया, तो उसके बाद जो अगला काम था वो ये था कि जो इस मुल्क के सियासतदान हैं उनको सियासी अमल से बचना है, और एब्डो जैसे कवानीन लाने के लिए जब सियासी रहनुमाओं के खिलाफ एक तहकीकात का अमल शुरू किया गया जनरल अयूब के कहने पे, और कई माह की तहकीकात के बाद जब एक तहकीकाती रिपोर्ट वो कहते हैं कि हमने जनरल अयूब के सामने रखी, तो उन्होंने उस तहकीकाती रिपोर्ट की वर्कगर्दानी करने के बाद बड़े गुस्से में वो फाइल दीवार पे दे मारी। तो हमें भी ताज्जुब हुआ कि जनरल अयूब गुस्से में क्यों आ गए। हमने तो तमाम डिप्टी कमिश्नर से मालूमात इकट्ठी करने के बाद जो सियासतदान की करप्शन की तफसीलात उनके सामने रखी हैं, तो हमने डरते डरते उनसे पूछा कि सर ये तो सब कुछ जो आपने कहा तो उसके अकॉर्डिंगली किया गया है। उन्होंने कहा उस पर मुझे कोई एतराज नहीं, आपने काम बड़ा अच्छा किया, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि सियासतदानों ने सिर्फ यही करप्शन किया कि किसी ने अपने इलाके में स्कूल बनवा लिया, किसी ने डिस्पेंसरी बनवाई है, किसी ने सड़कें बना ली, किसी ने वहां पे बिजली के पोल लगवाए हैं। और ये सियासतदान इस कदर बुज़दिल हैं कि इस छोटी सी करप्शन के बदले मुझे सियासत में अगले 10 साल तक हिस्सा ना लिख कर देने का तैयार बैठे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज भी अगर देखें सूरत हाल वही है कि इस मुल्क के वो सियासतदान के जो चाहते हैं कि इस मुल्क को बदलें, इस मुल्क को आगे लेके चलें, लेकिन उनके खानदानों को जिस अंदाज में खुद उनको जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनके पास यही एक ऑप्शन है कि वो आए और कैमरों के सामने, पहले तो तहरीरें थी, अब कैमरों के सामने बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और फिर खामोशी से गोशे गुमनामी में चले जाते हैं और ये भी नहीं बताते कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया है। और साथ में रह गया मामला ये कि जो बैरिस्टर साहब भी कह रहे कि तारीख से हमने कोई सबक नहीं सीखा, बिल्कुल ऐसे ही है। और बड़ी बदनसीबी है और बड़ी ही अफसोस है कहना पड़ता है खालिद जमील साहब, इस मुल्क के इदारों ने भी नहीं सीखा, सियासतदानों ने तो ऐसे ही है कि 77 में जैसे जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ वो 9 सितारे इकट्ठे हो गए थे और उसके बाद हमने देखा कि उन 9 सितारों को भी उनकी रोशनी भी मान पड़ गई और फिर इस मुल्क के अंदर 10 साल की हमने तारीख माशाल्लाह देखी और उसके बाद बहुत सारे उसके जो खराफात है वो आज तक हम भुगत रहे हैं। और फिर उसके बाद नए 9 सितारे इकट्ठे हो गए थे ना, फिर जो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना तो बेनज़ीर के खिलाफ 9 सितारे इकट्ठे हो गए थे, तो ये हर दौर में ये सितारे इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे तो उन सितारों को भी रोशनी नहीं मिल पाती, लेकिन अगेन क्या कहें कि अब की बार भी ऐसा है कि उन 13 सितारों की हमने 16 माह की हुकूमत भी देखी कि जो वो कह रहे थे कि इमरान खान की 3.5 बरस की हुकूमत इस मुल्क को माशी दलदल में धकेल दिया है, लेकिन माशाल्लाह शायद उसने तो हमें कमर तक धकेला था, ये गर्दन तक धकेल के चले गए और उसके बाद भी वो कहते हैं कि शायद हमने बड़ी कोशिश की है। तो अदालतों का मामला भी देखें तो मैं समझता हूँ आज भी अदालती फैसलों के ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं। गोया कि कहा जा रहा है कि ये बड़ी अजीब बात है, या तो मेरिट पे हो नहीं रहे या उनके फैसलों पे अमल दरामद नहीं होता। मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में जनाब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इशूज हैं उसकी तरफ भी आऊँगा, तो हाफिज एहसान खोकर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया और बहुत शुक्रिया, वेलकम इन द शो हाफिज साहब। और ये बताएं कि हम बुनियादी एक सवाल ये उठा रहे हैं कि 2023 के आगाज़ में बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे हम कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम आएगा, कुछ माशी तरक्की होगी, इलेक्शन टाइम पर हो जाएंगे और फिर पाकिस्तान शायद कुछ आगे बढ़ सकेगा। लेकिन आज साल ख़त्म हो रहा है, इनमें हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अभी हम सारी उम्मीदें अगले साल पे लगा के बैठे हैं कि फरवरी में 8 तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद फिर शायद हम सियासी इस्तेकाम, माशी इस्तेकाम की उम्मीद लगा के बैठे हैं। लेकिन इलेक्शन में भी जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, शायद उसमें बहुत से सवालिया निशान अभी क्रेडिबिलिटी की और बहुत सारी चीज़ें उठाई जा रही हैं। हमें 2023 में अपनी गलतियों से सीखते हुए 2024 में क्या करना चाहिए कि ताकि हम पाकिस्तान को आगे लेके जा सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। हर साल पाकिस्तान के अंदर जब आगाज़ होता है तो उसके अंदर एक हम नई उम्मीद के साथ जाते हैं और जब उसका आखिरी दिन आता है, जिस तरह आखिरी दिन आज है, तो उसके अंदर हम एक डिसअपॉइंटमेंट के अंदर जाते हैं कि हमने इस साल भी बहुत कुछ खोया है, जो हमें पाना चाहिए था वो नहीं पाया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने आज तक जो अपना रियल सिस्टम है उसको सिस्टम को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की, ना हमने आज तक अपना इंसाफ का निज़ाम ठीक करने की कोशिश की है,
ना हमने आज तक अपना गवर्नेंस का निज़ाम ठीक करने की कोशिश की है, ना हमने अपनी जो स्टेट है या स्टेट इंस्टीट्यूशंस है इनका सेंट्रिक जो है वो पाकिस्तान का आम आदमी है कि पाकिस्तान के आम आदमी के इश्यूज़ हैं क्या है। पाकिस्तान का आम आदमी का इशू ये है कि उसके बच्चों को तालीम मिले। पाकिस्तान के आम आदमी का इशू ये है कि यहाँ के ऊपर रूल ऑफ लॉ, करप्शन नहीं होनी चाहिए, मेरिट्स के ऊपर यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर रोज़गार के जो मौक़े हैं वो सब के लिए हों, सबको तालीम मिले, सब जो है काम करें और उसका रिवॉर्ड जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म मिले। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे जुडिशरी है, चाहे ब्यूरोक्रेटिक इदारे हैं, चाहे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो इस मुल्क के अंदर डिलीवर करें। अब इस उम्मीद के साथ जब हमने 75 साल पिछले हमने गुजारे और 76वां साल ये जो हमने गुजारा है, तो उसके अंदर देखें तो दो इसके पहलू आते हैं। एक इसका पहलू ये आता है कि हमने कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसके अंदर हमने आपको बेहतर किया है और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसके अंदर हमने अपने आप को दिन ब दिन जो है वो डिटेरिएट किए। अगर अब बेहतरी की तरफ जाएं तो बेहतरी का सबसे बड़ा ये है कि हमारा मुल्क जो है इसके अंदर कोई राय नहीं है कि टैलेंट के हिसाब से दुनिया के जो टॉप कंट्रीज़ हैं उनके अंदर आता है। इसमें कोई राय नहीं है दूसरा कि जहाँ भी हमारे लोग जाते हैं वो जाके परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर भी कोई राय नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के अंदर इस्लामिक न्यूक्लियर पावर भी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है, बेस्ट हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उसके अंदर है। फिर उसके अंदर आप जाएं तो हमारी बेहतरी चीज़ ये है कि जिस मुल्क के अंदर पाकिस्तानी जाता है वो परफॉर्म करता है। अब उसका कॉन्टेक्स्ट जब दूसरा पाकिस्तान के अंदर हम आप देखें तो उसके अंदर हमारी इकोनॉमी के भी आपको इशू आएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इशू आएंगे, हमारी ब्यूरोक्रेसी के भी आपको इशू आएंगे, हमारे पॉलिटिशियंस के भी इशू आएंगे और हमारे लेजिस्लेचर्स के भी इशू आएंगे कि जिनको अल्लाह ताला ये मौका देता है कि इस मुल्क के अंदर जाके लेजिस्लेशन करें, इस मुल्क को बेहतर करें, क्या उन्होंने इस मुल्क के अंदर वो कोशिश की है जो सही मानों में होनी चाहिए? क्या अंग्रेज़ का आज का निज़ाम जो है 1860 का पाकिस्तान पीनल कोड है, 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, 1908 का हमारे मुल्क के अंदर सिविल प्रोसीजर कोड है, 1920-40 का हमारे पास कमर्शियल लॉज हम लेके चल रहे हैं, तो क्या इस मुआशरे के अंदर या 2023 के अंदर इन चीज़ों के होते हुए हम आगे जाएंगे? फिर एक और बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके अंदर एक टॉलरेंस भी अब नहीं रहा। पिछले अगर आप ये देख लें 1988 से लेके किस तरह डिटेरिएशन जो आई है कि किस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के गवर्नमेंट को काम नहीं करने दिया गया, फिर आपने 90 का हवाला दिया, फिर 93 देख लें, 97 देख लें, 2002 देख लें, 2008 देख लें, 13 देख लें कि 13 से ऑनवर्ड जो था कि टॉलरेंस लेवल इस लेवल तक हमने कम कर दिया कि हम पार्लियामेंट के बाहर भी जाके बैठे, वहाँ पे हमने धरने भी दिए। और फिर जब हम अगले इलेक्शंस की तरफ जा रहे थे तो आपने देखा कि असेंबली के अंदर क्या धींगा मुश्ती होती रही और हमने इस दुनिया को क्या दिखाया उसके अंदर। कभी हम इलेक्टेड का रोना रोते हैं, कभी हम सेलेक्टेड का रोना रोते हैं, कभी हम इम्पोर्टेड का रोना रोते हैं। इन सारी चीज़ों ने, इस पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन ने और उसके अंदर जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने होप देनी थी इस मुल्क के अंदर, जब वो सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं आई तो उसका नटशेल ये निकला है कि पाकिस्तान एजुकेशन के अंदर पीछे है, पाकिस्तान इकोनॉमी के अंदर पीछे है। आप देख ले दुनिया के अंदर जब पाकिस्तान बना था, इस मारे वजूद में आया था, 3 रुपए का डॉलर था, आज 382 रुपये पे आप चले गए हैं। फिर उसके बाद आप देख ले जो इंपॉर्टेंट चीज़ इस मुल्क के अंदर है, 3.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है। 5-5.5 करोड़ का जो फिगर्स आपका आ रहा है उसके अंदर कहा गया है कि आपकी स्टंटेड ग्रोथ है। आपका जो इकोनॉमिक मॉडल है, वर्ल्ड बैंक की पिछले 2 दिन पहले रिपोर्ट्स आई हैं कि जिसके अंदर ये है कि आपका डिलीवर नहीं कर रहा, वो क्यों डिलीवर नहीं कर रहा उसको देखने की जरूरी है और उसको सर्जरी करने की जरूरत है। जितनी देर तक खालिद भाई उस सर्जरी पे हम काम नहीं करेंगे, पैच वर्क पे चलते रहेंगे, आई वॉश पे हम चलते जाएंगे, हर साल इसी रोना रोते रहेंगे और दिन ब दिन डिटेरिएशन जाके। और एक और रिपोर्ट आई है, उन्होंने ये कहा है कि हमें ये अफसोस नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया के लोएस्ट फिगर्स में आ गया है, हमें अब ये अफसोस होना शुरू हो गया है कि साउथ एशिया के अंदर जो है पाकिस्तान के जो सारे इकोनॉमिक, जस्टिस और गवर्नेंस के इंडिकेटर्स जो हैं वो हम आप लोएस्ट पे चले गए हैं और बाज़ फिगर्स के अंदर अफगानिस्तान भी हमसे आगे निकल गया है। ये है वो पॉइंट ऑफ कंसर्न जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और यही एड्रेस करने का जो हमारे पास फोरम है वो हमारी पार्लियामेंट है और उस पार्लियामेंट के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें, इस मुल्क के अंदर इकोनॉमी पे बात करें, चार्टर करें, गवर्नेंस पे करें, जस्टिस पे करें, मेरिट्स पे करें। अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया है, उन्होंने बहुत कुछ देख लिया है, 40-40 साल से ही हुकूमत में है। अब इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए और इस मुल्क की खुशहाली के लिए ब्रेक लेते हैं हाफिज साहब और वापस आते हैं। तो नाज़रीन, इस तनाजुर के अंदर जो अभी इलेक्शन की तैयारियां हैं, इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है, कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, स्क्रूटनी हो चुकी है
और अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर हतमी फहरिस्तें और फिर इंतखाबी निशान के बाद कंपेन शुरू हो जाएगी और 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। क्या इस माहौल में जो इलेक्शन हो रहा है ये इतना क्रेडिबल है कि वो तमाम चैलेंजेस जो भी हमने इस प्रोग्राम के हिस्से में बात की है कि उनसे जो क़यादत उभर कर आएगी इस इलेक्शन के नतीजे में, वो इन सारे मामलों से जो है कि वो निबट सकेगी? और क्या उसके नतीजे में जो क्रेडिबिलिटी लेवल है इस वक्त, उसको बेहतर बनाने के लिए क्या करना होगा? इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बातचीत कर रहे हैं कि साल का अख्ताम, नए साल की आमद और पाकिस्तान में इलेक्शन की भी जो आमद है, जिसके नतीजे में हम पूरी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि एक अच्छी बेहतर अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आएगी जिसको 5 साल मिलने चाहिए और फिर वो अपनी तमाम सियासी क़यादतों के साथ मिलकर और तमाम जो कौमी एक सोच है उसको अडॉप्ट करके पाकिस्तान को इस सियासी, माशी और आइनी बुहरान से निकाले ताकि पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद और तरक्की हो सके। आमिर साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। जैसे हाफिज़ खोखर साहब ये कह रहे थे कि हमें सियासत के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत और बाकी तमाम गवर्नर्स के ऊपर हमें अपनी लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर बड़ा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक हम जो माइंड सेट होता है ना, वो बड़ा मैटर करता है कि जब तक हम उसको अपनी तमाम एक एक सदी पुरानी चीज़ों को ज़रा रिविज़िट नहीं करेंगे और अपने जदीद तकाज़ों के हम मांग नहीं बनाएंगे तो आगे नहीं चल सकते। तो इस वक्त जो एक प्रोसेस इलेक्शन का चल रहा है, जिसके अंदर तमाम ह्यू एंड क्राई जो है कि हमारे इलेक्शन में देखते हैं अभी भी चल रहा है। हर इलेक्शन में आलमोस्ट को तकरीबन 8 से 10% कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं। इसमें भी अगर एवरेज देखें तो कोई 12% के करीब है जो मुस्तरद हुए हैं। लेकिन शायद एक पार्टी की सारी लीडरशिप आ गई उसके शिकंजे में, तो शोर ज़्यादा हमें वहाँ सुनाई जा रहा है। अब इसको क्रेडिबल बनाने के लिए इस सारे प्रोसेस को, क्योंकि जब तक ये इलेक्शन प्रोसेस क्रेडिबल नहीं होगा उसके नतीजे में जो एक गवर्नमेंट बनती है वो स्टेबल नहीं हो सकती। तो क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो अभी से बहुत सारे सवालिया निशान हैं और तमाम सियासी जमातें इंक्लूडिंग PMLN, जिसको कहा जा रहा है कि शायद उनको सारा बेनिफिट दिया जा रहा है, वो भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो इसको क्रेडिबल बनाने के लिए आप क्या समझते हैं कि ताकि हमेशा के लिए हम इससे जान छुड़ा लें कि अच्छा हम बार बार इस इल्ज़ाम तराशी से निकलें, और इसको क्रेडिबल बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? देखिए, क्रेडिबिलिटी अगर आप जमहूरी निज़ाम की या इंतखाबी निज़ाम की क्रेडिबिलिटी बनाना चाहते हैं तो पहले आपका माइंड सेट में वो होना चाहिए। आप जमहूरी हों और आप इंतखाब के अंदर सिर्फ फतह के लिए तैयार ना हो, शिकस्त कबूल करने के भी आपके अंदर जुर्रत और हौसला होना चाहिए। और ये एक तरबियत का असर होता है, ये नहीं है। अभी देखिए, अभी बात हुई है जो सियासत के अंदर अदम बर्दाश्त है, हाफिज साहब ने शायद बात की है। ये अदम बर्दाश्त, देखिए ये नहीं है कि टोटली अदम बर्दाश्त है, ये है कि जिन्हें अदम बर्दाश्त को लोग भी पसंद करते हैं। वो 2 सियासी जमातें जिनकी तरफ से अदम बर्दाश्त रहा। एक सियासी जमात 2017 में अपने सारे मुखालिफिन को खत्म करवा के खुश हो रही थी, उन्हें जेल में रख के खुश हो रही थी। 2013 में जब उस जमात की नशोनुमा की जा रही थी वो शुजा पाशा के जरिए, तो हमारी सारी सियासी जमात को तोड़ा जा रहा था पंजाब से। हमारे 40 साल पुराने उम्मीदवारों के गले में वो पट्टे डाल के और उन्हें उधर लेके जाया जा रहा था और उसे विकटें गिराना कहा जा रहा था। तो फिर विकटें अगर आपने गिराई होगी तो विकटें आपकी भी गिरेंगी। सियासी जमात का काम ये होता है कि आप अपने लोगों की तरबियत करें, नया काडर तैयार करें, एक नजरियात दें, लोगों को प्रोग्राम दें और उसके मुताबिक अपनी क़यादत तैयार करें, जो कि पीपल्स पार्टी ने किया है इस 57-58 साल के अरसे के अंदर। अच्छा, अब जब आपके पास ये चीजें होती नहीं तो अदम बर्दाश्त तो फिर होगा। कल तक आप दूसरों को खत्म कर रहे थे, आज वो कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ना कल खुश थी ना आज खुश है। हम कल भी उस सिस्टम का हिस्सा नहीं थे जब विकटें उड़ा के कोई खुश हो रहा था, और आज भी हम इस पे खुश नहीं है। अच्छा, आज की अगर ये क्रेडिबल अगर कोई सिस्टम नहीं हो रहा तो खालिद साहब मैं एक बात कहूंगा कि इसमें दोनों तरफ का, एक तो है बिल्कुल आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, आपकी इलेक्शन कमीशन भी कोशिश नहीं करती अपने आप को क्रेडिबल करने की, बहुत इसे बाख्तियार कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्यों नहीं होते हैं। तो उसमें एक वजह उनकी भी है, उन इदारों की भी जिन्हें आदत पड़ी है कि उन्होंने कंट्रोल करना है इंतखाबी निज़ाम को और आवाम की हक हाकमियत को छीनना है। लेकिन एक पॉलिटिकल फोर्स
अगर जिसके लिए आज मुसीबत है वो भी तो फर्द वाहिद के लिए सब कुछ झोंकने के लिए तैयार है। क्यों उन्होंने उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक पॉलिटिकल अपनी अगले काडर को मौका नहीं दिया? आप 1 साल पहले आने वाले शख्स को तो चेयरमैन बनाने पे तैयार है कि वो आपके अंडर रहेगा, लेकिन वो जो क़यादत जो पनपी थी उसे नहीं बना रहे। हमने पीपल्स पार्टी में 77 में भी ये सीखा और किया कि हमने क़यादत बदली। हमने इसके बाद मोहतरमा ने अमीन फ़हीम को दी मुश्किल वक्त के अंदर। तो ये दो तरफा है, क्योंकि आपका सोच और आपका माइंडसेट जमहूरी नहीं है और इंतखाबात के अंदर आप सिर्फ जीतना चाहते हैं तो नहीं होगा। दूसरी बात, अब मैं जो आपने की है, ये अगर वो भी जाए, हम लोग इंतखाबात हो जाए, जो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टीज ने होमवर्क नहीं किया वो ये है कि हम ना अब लगे हुए इंतखाबात में, हमने ये नहीं देखा मुल्क का क्राइसिस क्या है। हर एक को पता है कि किसी को सिंपल मेजॉरिटी मिलने की नहीं है और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी लेके हुकूमत बनाने के साथ भी मुल्क नहीं चलेगा। आपको एक कौमी मुफाहमत की जानिब जाना पड़ेगा, एक ग्रैंड डायलॉग करना पड़ेगा, ना सिर्फ सियासी कुव्वतों के दरमियान, पाकिस्तान के तमाम आईनी इदारों के दरमियान। लेकिन कोई इसकी तरफ नहीं जा रहा, कोई इस डायलॉग का इनिशिएट नहीं करना चाह रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पीपल्स पार्टी तो दावत देती है, हमने तो पीडीएम जब बनाया था तब भी हमने कहा था महज हुकूमत ना तोड़े, एक प्रोग्राम भी हमने दिया प्रोग्राम, इन्होंने हमें निकाला। बाद में ये पीडीएम वाले आए तो कामयाब नहीं हुए इनकी दूसरी जमातें, क्योंकि इन्होंने होमवर्क नहीं किया था। अगर हम पीडीएम में होमवर्क करके हुकूमत गिराते तो हम बेहतर परफॉर्म करते। आज भी अगर तमाम सियासी जमातें इस चीज को सोचेंगी कि हमें अपने इख्तलाफात के बावजूद ये देखना है कि इस वक्त जो गम की रात जिनके लिए है वो पाकिस्तान के करोड़ों अवाम है जिन्हें जो तंगी के अंदर है। ये लोग तो हुकूमत में नहीं होंगे तो अपोजिशन में होंगे, एक सूबे में नहीं होंगे तो दूसरे सूबे में होंगे, कहीं ना कहीं इख्तिदार मिला होगा। और लेकिन अवाम का क्या बनेगा उसका बिल्कुल सोचना चाहिए। जरा शिराई साहब ये बताएं, मैं बात खत्म करनी थी सिर्फ खालिद हाँ साहब, कर ले ताकि बात कंप्लीट हो जी जाए। जी। तो मैं कहता हूँ कि ये हुक्मरान तबके को सोचना चाहिए था कि हमें इन्हें अपना इलाज करना है। पार्लियामेंट में ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, पार्लियामेंट को अपना काम करना है, जुडिशरी को अपना काम करना है, एग्जीक्यूटिव को अपना काम करना है और एस्टेब्लिशमेंट को अपना काम करना है। इन्हें अब अपनी ये जो दूसरे की टांग अड़ाने की बीमारी है इससे शिफा लेनी है और अवाम के गम दूर करने हैं कि शिफा हो आपको, गालिब को बंदे गम से निजात, खुदा करे कि ऐसा हो साजगार बरस। मेरी तो ये दुआ है। चले आज गालिब की भरमार हो रही है बैरिस्टर साहब शेरों की। शिराई साहब आपसे मैं एक बैरिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी एक बात किया कि पॉलिटिकल लीडरशिप को डेफिनेटली एक किसी नुक्ते पे इकट्ठा होना होगा। आपको याद होगा 2014-15 में जब क्राइसिस था पॉलिटिकली, तो उस वक्त दिखाई देता था कि शायद मियाँ साहब की गवर्नमेंट आज गई और सुबह गई, लेकिन उस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर सारी जमातें थीं उन्होंने सपोर्ट किया मियाँ साहब को और कहा कि नहीं, हमें पार्लियामान को और पॉलिटिकल गवर्नमेंट और सिस्टम को जो है सपोर्ट करना है और धरने के ज़रिए हुकूमत को नहीं गिरने देना। और वो फिर अपनी उन्होंने गवर्नमेंट को बचाया भी लिया। बाद में पनामा आया, सारा मामला वो हुए। लेकिन अब क्या आप समझते हैं कि जिस अंदाज के अंदर ये इलेक्शन प्रोसेस को चलाया जा रहा है और इसमें कुछ सियासी जमातें भी जिम्मेदार हैं, कुछ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं जिन्होंने इस प्रोसेस को साफ शफाफ बनाना था, उनके ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो इसके नतीजे में हम वो जो बड़े मकासद हैं वो हासिल कर सकेंगे या इसके नतीजे में फिर दोबारा हम जो है कि वो खींचा तानी में और कोई एक नया बुरान जो है वो जन्म की तरफ चल रहा है? आपने खालिद साहब बड़ा अच्छा याद दिलाया और बिलखुसूस 2014 का वो धरना और जब उसके बाद 2017 में मियां नवाज शरीफ साहब ताहयात नायलों के फिर जीटी रोड से रायविंड वापस गए, तो उससे पहले पंजाब हाउस में कुछ सहाफ़ियों के साथ उनकी एक तवील नशिस्त हुई, उसमें मैं भी मौजूद था और उनसे उस वक्त मेरा मुकालमा यही हुआ था कि आपका जो गोल था, आपका जो कॉज है वो बड़ा अच्छा है कि आप इस मुल्क के अंदर सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं, आप इस मुल्क के अंदर ट्रू डेमोक्रेसी चाहते हैं, आप इस मुल्क के अंदर जो है वो पार्लियामान की बालादस्ती चाहते हैं, बड़ा अच्छा कॉज है। लेकिन मैंने कहा था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो आपसे कहीं बला का ज्यादा ज़हीन सियासतदान था, उन्हें उनकी सियासी तदब्बर आपसे कहीं बड़ा था, लेकिन अकेले ये काम वो नहीं कर सके थे, तो आप अकेले करने चलने थे, तो वो काम तो आप कर ना सके। इस वक्त आप हमारे सामने बैठे हैं और आप सियासत से ताहयात नायलों के बड़ी खामोशी से घर जा रहे हैं। और मैंने उनको याद दिलाया था वो 2014 का धरना कि मैंने कहा कि जब आपके खिलाफ वो धरना हुआ था
और बाद में आपने खुद फरमाया था कि DGISI आपके पास आया था और आपसे कहा गया था कि बेहतर ये होगा कि आप इस्तीफा दे के घर चले जाएं। लेकिन इस दौरान आसिफ जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, महमूद अचकजई और दीगर जमातें वो आपके पीछे आके खड़ी हो गई और आपको एक अनकंडीशनल सपोर्ट दी और उसके नतीजे में आपकी हुकूमत भी बच गई और पार्लियामान भी बच गई। लेकिन उसके बाद मैंने कहा क्या हुआ? उसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दी तो आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनके एजाज में रखा हुआ जोराना मनसूख कर दिया और उस स्टेटमेंट के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक बड़ा कड़वा कसीदा स्टेटमेंट भी जारी हुआ। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि जो इस मुल्क में ट्रू एक तरह से हम कह सकते हैं मास्टर्स हैं, उन्होंने प्लान बी पे चले गए। उन्होंने आपको एक मशवरा दिया कि इस मुल्क के अंदर तो टेररिस्ट को सजाएं देने के लिए आम अदालतें काम कर नहीं सकती, तो मुल्क में फौजी अदालतें होनी चाहिए। आपने उससे इत्तेफाक किया। उसके बाद इस मुल्क के अंदर फौजी अदालतें कायम हुई और जो पहला जेट ब्लैक टेररिस्ट था वो डॉक्टर आसिम था पीपल्स पार्टी का। मैंने कहा उसके बाद फिर सिंध में पीपल्स पार्टी को मार पड़ना शुरू हुई और आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में तमाशा देखते रहे। तो जो एक पॉलिटिकल कॉन्सेंसस बना था, जिस ताकत के नतीजे में आप इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बाकी रहे थे, आपने उस सारा जो सियासी इत्तेफाक रहा था उसका शिराजा बिखेर कर रख दिया। और आज जब दोबारा क्राइसिस डेवलप हुए हैं पनामा को लेके, तो वो सियासी जमातें माजी के तजुर्बात से तो फिर याद आ रही है आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सपोर्ट करेंगे, आप ताकतवर होंगे तो पहले सियासतदानों का गला घोटेंगे। तो मेरे ख्याल में एक तो ये है कि सियासतदानों को पूरा सच बोलना चाहिए। मैं ये कहूँगा खालिद बैरिस्टर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन 2017 में जो सियासतदानों के साथ दीगर जमातों के साथ खान साहब की हुकूमत 18 के बाद हो रहा था, वो इनको सच बताना चाहिए था कि इमरान खान नहीं कर रहा था, वो कोई और कर रहा था। और जाहिर सी बात है उनका मकसूद यही था कि जो उन्होंने माजी में इन सियासी जमातों के कट से भुगता था, अब वो चाह रहे थे कि इनको या तो दीवार से लगाया जाए या इनको वो सबक सिखाया जाए कि दोबारा इस मुल्क के अंदर पार्लियामान की बालादस्ती की तो बात करें और ना ही जो असल इस मुल्क का एक तरह से हाकिम है उसकी तरफ हाथ बढ़ाएं। तो मैं समझता हूँ कि आज भी 2023 के अंदर अगर सियासी जमातें इस बात को समझ पाई हैं कि ये इकट्ठे रह के इस मुल्क के अंदर अवाम की जमहूर की हुकूमत को कायम कर पाएंगे और इस मुल्क की मैशत को ठीक कर पाएंगे और बाकी इदारे उनको अपने दायरों में ला सकेंगे, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ जमातें ये समझ रही हैं कि अब उनकी बारी लग गई है, उन्होंने इक़्तिदार की सियासत करनी है, तो फिर मेरा ख्याल में उनका ये चलता रहेगा, ताबीर नहीं होगा, बल्कि कल हम उनके बारे में बात कर रहे होंगे कि उनके साथ ऐसा चल रहा है। एक तारीख का धारा है जो मुसलसल चल रहा है। बैरिस्टर आमिर साहब शायद इसमें थोड़ी सी कमेंट करना चाह रहे हैं, तो फिर मैं हाफिज साहब आपकी तरफ भी आता हूँ कि ये इलेक्शन प्रोसेस सारा क्रेडिबिलिटी इसमें हमारी गवर्नेंस का बड़ा अमल दखल भी है। मुझे याद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिछले साल इसी तारीख को हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि बल्दियाती इंतखाबात 1-2 रोज़ में होने वाले हैं, लेकिन लोग वोटर्स पोलिंग स्टेशन पे आए लेकिन अमला नहीं था, इलेक्शन कमीशन मौजूद नहीं था हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद। फिर बाद में हेयरिंग हुई, 3 महीने दिए गए, 6 महीने दिए गए, ये साल ख़त्म हो गया तो बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं हुए। तो ये एक नुक्ता भी बड़ा है। मैं बैरिस्टर साहब आप कुछ शराजी साहब के कमेंट को रिस्पांस करना चाह रहे थे, फिर मैं हाफिज साहब की तरफ आता हूँ। जी, जो शराजी साहब ने फरमाया बिल्कुल बजा चीज है। देखिए जो उन्होंने एक तो तारीख आपके सामने रखी कि अगर कोई जमात कोशिश करती है, देखिए हम भी तो इक़्तिदार में आते हैं ना, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ते तो नहीं है, लेकिन हम उनकी मानते भी नहीं है। हम क्यों अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं बनाते? हम क्यों नहीं दूसरी सियासी जमातें तोड़ते? हम क्यों नहीं ये खराबियां करते? हम तो नहीं करते। फिर हम कल को ये भी नहीं कहते कि हमने इनके कहने पे मुकदमात बनाए। हम ये भी नहीं कहते कि हमें आप बंदे पूरे करके दें। आपको याद होगा बीबी के खिलाफ अदम एतमाद हुई थी तो एस्टेब्लिशमेंट तो दूसरी तरफ थी, रियासत का सदर और एक सूबे का वजीर आला बंदे तोड़ रहे थे और हम लोग उस वक्त अपने जोरे बाजू पे सियासी तरीके से उस अदम एतमाद से निकले। तो मैं समझता हूँ कि ये जमातें पहले सोचें, जब तक ये अपने आप को जमहूरी जमातें नहीं बनाएंगी। देखिए मैं एक और मिसाल देता हूँ, कारगिल का इशू आया, जनरल मुशर्रफ ने ब्रीफ किया पुराना बीबी ने, तो बीबी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता जनरल्स, और वो सवाल करती जा रही थी व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा, ऐसे नहीं होता अब जो मुल्कों के अंदर जो आप हमें ये प्लान दे रहे हैं। लेकिन मियां साहब ने उसे मान लिया, उसी इशू के ऊपर उनकी हुकूमत भी गई, लड़ाई भी हुई। तो हम ये समझते हैं कि हम लड़ते भी नहीं हैं, हमारी धींगा मुश्ती भी नहीं होती, हम किसी का प्लेन हाईजैक भी नहीं करते, हम किसी को
मार्केट से ला के बैजेस भी नहीं लगाते, हम किसी को मीर जाफर, मीर सादिक भी नहीं कहते, लेकिन उसके बावजूद हम उनके कहने पे सियासत को आलूदा भी नहीं करते। बिल्कुल। मैं जरा हाफिज साहब की तरफ भी आ जाता हूँ कि हाफिज साहब करना पड़ेगा सियासी जमात। ये बड़ा एक अहम इशू है कि हम पूरे के पूरे प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान आ जाते हैं, और इसमें हमारी अपनी भी गलतियाँ होती हैं कि जब गैर जमहूरी कुव्वतें हमेशा वो मुख्तलिफ तरीके आजमाएंगे, वो डिवाइड एंड रूल भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कंधा हम ही फराम करते हैं उनको, चाहे वो पार्लिमानी बुहरान हो, चाहे वो सियासी बुहरान हो, या कोई भी मामलात हो, उसके अंदर जब तक कंधा हम फराम नहीं करते तो कोई हमारे कंधे पे बंदूक रख के फायर नहीं कर सकता। तो इसमें हमें तो निकलना कैसे होगा, पहली बात है। और दूसरा मसला ये भी है कि जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्योंकि इलेक्शन की बात कर रहे हैं, और इसी इस्लामाबाद में इन्हीं अदालतों ने इन्हीं इलेक्शन कमीशन को हिदायत की थी कि बलदियाती इलेक्शन आप करवाएं, लेकिन वो सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन फिर किसी ने पूछा भी नहीं इलेक्शन कमीशन से कि आपका तो सिर्फ काम यही है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं। तो इन हालात के अंदर जो है कि हमें ज़रा इस तरह भी फोकस करना होगा कि इन इदारों को कैसे जो है कि एम्पावरमेंट मिली है, इख्तियार मिला है, लेकिन उसका अमली मुजाहरा नज़र नहीं आ रहा। खालिद भाई, मैं इसको एक ज़रा ब्रॉड एस्पेक्ट में लेके आता हूँ, चूँकि आपने एक बात कही थी कि यही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो कंधा देती हैं। अगर उसको ब्रॉड एस्पेक्ट पे देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं है, और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो है कोई मेरिट का ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो एक अच्छा इनका प्रोफेशनल आदमी है या वर्कर आदमी है वो टॉप पोजीशंस के अंदर आए और एक इंस्टीट्यूशनल मेकिंग के अंदर आके वो इस मुल्क की खिदमत करे। अब हमारे मुल्क के अंदर जो है वो पावर पॉलिटिक्स जो वो हो रही है, और ये पावर पॉलिटिक्स आज से नहीं है, ये तब से पावर पॉलिटिक्स है जब 1988 से हमने ये काम शुरू किया हुआ है। चूँकि 1985 का जो नॉन पार्टी इलेक्शन था उसने इस मुल्क की जो डेमोक्रेसी को डेंट डाला है वो आज तक नहीं निकला। और वो जब हम 88 के अंदर गए, पार्टी बेस पे अंदर गए, तो तब से एक टर्म शुरू हुई है इलेक्टेबल्स का कि कौन किसका हगला तगड़ा है, कि किसको हमने लेके आना है। और वो आहिस्ता आहिस्ता चूँकि पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं ये भी ये चाहते हैं कि हम इक़्तिदार के अंदर है, कोई भी नहीं चाहता कि हम अपोजिशन में बैठे। अभी ये इरादा कर लें कि हमने सिर्फ इस मुल्क के अंदर अपोजिशन करनी है, तो आप ये देखें कि इनकी पार्टीज़ भी बेहतर आएंगी, गवर्नेंस का निज़ाम भी बेहतर आएगा, छूके आप अगले को मौका दे के उसको एक्सपोज करते हैं। अब चूंकि ये है कि हम आए हुए हैं पावर पॉलिटिक्स के अंदर है, फिर हम इलेक्टेबल्स चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता वो इलेक्टेबल्स इस लेवल तक बात चली गई है कि आपको हर इलेक्शन से पहले अब आपको एक एक्सरसाइज नज़र आती है, और वो एक्सरसाइज नज़र ये आती है कि वो लोग जो पहले दूसरी तरफ थे वही लोग जो हैं वो टर्न कोट करके दूसरी तरफ आते हैं। उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि एक तो पॉलिटिकल पार्टी का कल्चर फारिग, दूसरा वो जो एक जेन्युइन वर्कर है जिसने स्ट्रगल की है, कोशिश की है, वो उससे फारिग हो गया, और तीसरा ये है कि फिर लोग ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रगल से नहीं है, उसके अंदर फिर ये है कि आप बाय हुक और बाय क्रुक जो है वो आप किसी तरह पावर के अंदर आएँ और फिर आप उनको करें। अब अगर आप ये सारे सिस्टम को देख लें 1985 से लेके, तो आपको तकरीबन ये 2000 बंदा नजर आएगा जो किसी न किसी एंगल से इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है, और वो कभी एक तरफ शिफ्ट करता है, कभी हम साउथ पंजाब की बात करते हैं, कभी हम बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स की बात करते हैं, कभी हम सेंट्रल पंजाब में बात करते हैं, कभी हम सिंध के अंदर इंटीरियर की बात करते हैं। उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की गवर्नेंस के ऊपर और पाकिस्तान की लेजिस्लेशन ने डाला है। चूंकि एक ऐसा शख्स जो आपका लेजिस्लेटिव माइंड से नहीं असेंबली के आया, वो पावर के लिए आया है, वो आपसे नौकरी मांगेगा, वो आपसे फंड्स मांगेगा, वो अपने आप का थाना कंट्रोल करना चाहेगा, वो डीसी मांगेगा कि मुझे वो डीसी दें ताकि मैं वहां पे स्कूल्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर अपना कंट्रोल करे। और यही वो फंडामेंटल गवर्नेंस है जिसको आपने रिप्लेस करना होता है लोकल गवर्नमेंट्स के जरिए। अब लोकल गवर्नमेंट आप देख लें कि आर्टिकल 140A 18th अमेंडमेंट के बाद हमने उसको अमेंड किया, लेकिन हमने लोकल गवर्नमेंट किसी जगह बनने ही नहीं दी। आपने देखा कि हमने इस्लामाबाद में इलेक्शंस नहीं होने दिए, KPK के आप देख लें, पंजाब का आप माइंडसेट देख लें, सिंध का आप देख लें, बलूचिस्तान का आप देख लें। जब हमारे पास से ना ग्रास रूट लेवल पे पार जाएगी, ना ग्रास रूट लेवल से लीडरशिप आएगी, तो किस तरह मुमकिन है कि हमारा मुल्क आगे जाए, आगे बढ़ सके? मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं आपसे आगे स्टार्ट कर लूंगा, और थोड़ा इस बात पे भी हम कोशिश के ब्रेक के बाद हम बात करें कि अभी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट सामने आया है। शराई साहब, आपके लिए भी ये नुक्ता छोड़े जा रहा हूँ कि इसमें ख़ास तौर पर जितनी भी चीज़ें ज़ाब्ता अखलाक में दी गई हैं उसमें एक मीडिया से मुतल्लिक जो है कि वोट काउंटिंग जब होगा उस वक्त आप ऑब्जर्वर के तौर के ऊपर तो देख सकेंगे, लेकिन कोई तस्वीर या कोई फुटेज नहीं बना सकेंगे। माजी में फुटेजेस बनती थी, तो इसका क्या मकसद हो सकता है कि शफाफियत के एलिमेंट के ऊपर क्या असरअंदाज होगा?
और बहुत से ऑब्जर्वर्स को, और अभी जैसे इलेक्शन प्रोसेस अभी भी आज जो कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे, स्क्रूटनी हो रही थी, एतराज़ात डिबेट हो रही थी, उस वक्त भी मीडिया को ज़रा बाहर निकाला जा रहा था। तो ये शफाफियत कितनी ज़रूरी है जमहूरियत के अंदर मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक से पहले मैं एक सवाल छोड़ गया था शफाफियत के हवाले से, इलेक्शन प्रोसेस को बेहतर बनाने के हवाले से। हाफिज़ साहब, आप तो अपनी बात भी कंप्लीट कर लीजिएगा और फिर ज़रा इस नुक्ते के ऊपर भी कि हम कोड ऑफ कंडक्ट के नतीजे में बहुत सी कदगने लगा देते हैं जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, उसी को हम एक तरफ से कदगने लगा के उसको बंद कर रहे होते हैं। तो ये कितना नुकसानदेह होगा इस सारे अमल के लिए? खालिद, मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा आपके पहले टॉपिक के ऊपर, फिर मैं आगे आ जाऊँगा। मेरी इसके अंदर गुजारिश है आपके देखें कि इलेक्टेबल्स वाला इतना मामला अब स्ट्रॉन्ग हो गया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज देख लें कि नॉमिनेशंस पेपर्स की स्क्रूटनी हो के तो अब उनके कुछ के रिजेक्ट्स हुए हैं, अपील में भी हम जा रहे हैं, तो अभी तक लिस्टें फाइनल नहीं हो रही कि कौन किस इलाके का कैंडिडेट होगा। और उससे बढ़ के आप देखें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऑफिशियली अपना मैनिफेस्टो नहीं लेके आ रही कि हम पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के आम आदमी के लिए या पाकिस्तान के सिस्टम के लिए क्या काम करेंगे। तो ये आपको सोच है उस प्रायोरिटी की जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर या पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर है। अब इसका एक वे फॉरवर्ड है, और वे फॉरवर्ड इस चीज़ के अंदर किसी न किसी जगह आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, और इकट्ठा होने के मैं ये समझता हूँ कि 2-3 ब्रॉड एरियाज़ हैं जिस पे काम कर लिया जाए तो वो बेहतर है। नंबर 1 ये है कि इस मुल्क के अंदर जो हमारे टेन्योर ऑफ पार्लियामेंट है, इसे हम अब डिबेट करके इसे हम कम कर लें, ताकि इसके ये एक टॉलरेंस तो आए ना कि ये बंदा या जो पार्टी आएगी वो 5 साल हम पे मुसल्लत नहीं रहेगी, उससे पहले आके ख़त्म। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसे हम 1 साल पीछे कर दें और साथ ही हम ये काम करें कि फ़ौरन इस मुल्क के अंदर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस को करवाएं, और लोकल बॉडीज़ की भी जो टर्म है वो उसका मियाद जो है वो 3 की बजाय उसे 4 साल करके एक सिलसिले को आगे लेके जाएं। दूसरा उसके अंदर ये है कि जब हम ये सारी चीज़ें तय करें तो हमारा एक ही फोरम है, पार्लियामेंट है या उससे पहले है, अल्लाह करे ये पार्लियामेंट के अंदर या उससे पहले ये इकट्ठे हों, क्योंकि जिस पैटर्न के अंदर ये चीज़ें लग रही हैं मुझे लग रहा है कि ये हम नई एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर जाएंगे, और जिस तरह हमारा सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स है हमें इससे अवॉइड करना चाहिए। इनको ब्रॉड एरियाज में आ जाना चाहिए, जस्टिस, गवर्नेंस, इकोनॉमी, लोकल गवर्नमेंट, ये वो ब्रॉड एरियाज हैं कि जिससे आके कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये मुल्क की 15 से 20 साल की पॉलिसी है, जो भी गवर्नमेंट आए और बाकी सारे वॉच करें कि हम एज ए ऑपोजिशन हम बैठते हैं, जितनी देर इसमें आएंगे नहीं आएंगे। दूसरा जो आपने बात की है वो की है इलेक्शन की। इलेक्शन देखें, इलेक्शन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसके ऑप्टिक्स होते हैं कि उसकी फेयरनेस, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो मैक्सिमम को इंश्योर किया जाए, ताकि अब इस मुल्क का 50 अरब से ज़्यादा खर्चा जो है वो इस इलेक्शंस के अंदर हो रहा है। और वो एक गरीब मुल्क ऐसा है कि वो 50 अरब जो है वो अगर बच्चों पे लगाया जाए या किसी और चीज़ पे लगाया जाए तो बहुत बेहतरी है। अगर हम 50 अरब लगा के, और पिछले 1-1.5 साल से जो अनसर्टेनिटी आई हुई है 9 अप्रैल 2022 से लेके आज तक इस मुल्क के अंदर आई हुई है, इकोनॉमी पीछे, गवर्नेंस पीछे, रिफॉर्म प्रायोरिटी नहीं है, एक दूसरे पे कीचा था नहीं, डिफॉल्ट का हमें खतरा है, इंपोर्ट्स हमारी ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स हम कर नहीं रहे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम नहीं आ रहे। तो उसको करने के लिए मेरी एक गुजारिश ये है कि ये बैठें और बैठ के इसको किसी नतीजे पर पहुंचाएं और आगे लेके जाएं। ये इनके लिए, मुल्क के लिए और पाकिस्तान के आम आदमी के मफाद में यही है। हमारे पास 1 मिनट है, तो बड़े क्विकली शराई साहब आप भी जरा इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन की इसके ऊपर बात करेंगे, और फिर मैं जरा आमिर साहब के पास आऊँगा। तो आमिर साहब कोई खोकर साहब ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की मुद्दत को 4 साल होनी चाहिए, ताकि ये जो अदम बर्दाश्त बढ़ जाती है बड़ी जल्दी हम छुटकारा करने की कोशिश करते हैं, उस पर भी कमेंट कीजिएगा शराई साहब। जी, एक तो मैं इस पे मैं भी कमेंट करना चाहूंगा कि 10 साल के माशाल्लाह को तो हम भुगत लेते हैं, लेकिन 5 साल की मुंतखब लोगों की पार्लियामान को भुगतने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ये कोई ज्यादा मुनासिब आर्गूमेंट नहीं है। तो लोगों को काम करने दिया जाए, बुनियादी तौर पे सियासतदानों को अपना माइंडसेट बदलने की बात है। इस मुल्क में सिर्फ इक्तदार की सियासत न करें, अपोजिशन की सियासत भी करें। ऐसा ना हो कि राजा रियाज साहब 2018 का इलेक्शन जो है वो लड़े पीटीआई के टिकट से,
24 का लड़े नून लीग के टिकट से, बुजदार साहब 13 का लड़े इलेक्शन नून लीग के टिकट से, 18 का लड़े पीटीआई के टिकट से। तो इस तरह की जब खेल चलता रहेगा तो इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं आ पाएगा, और फिर इक़्तिदार की सियासत जब करते रहेंगे तो हमें अपोजिशन में बैठते हुए घुटन महसूस होगी। रहेगा मामला इलेक्शन कमीशन हो खालिद, या फिर इस मुल्क की अदालतें हों। अगर आम आदमी इस मुल्क का अदालती फैसलों को पहले प्रेडिक्ट कर रहा हो, या इस मुल्क का इलेक्शन कमीशन जिसके पास अगर कोई एक तोशा खाना का केस जाए तो वो एक तरफ तो नाअहली का फैसला दे और साथ में हुकूमत वक्त को ये तजवीज़ भी दे कि इस शख्स के खिलाफ एक फौजदारी मुकदमा भी चलना चाहिए। गोया कि इससे पहले हमने इस तरह की कोई नज़ीर देखी नहीं इस मुल्क में कि एक ऐसी बॉडी की जिसका काम बुनियादी तौर पर इलेक्शन कंडक्ट कराना हो, वो मुल्क में किसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ फौजदारी मुकदमात की सिफारिश करती बैठी हो। तो अगर इस तरह के इकदाम करेंगे तो इस मुल्क में शफाफियत कहाँ से आएगी? मैं नहीं समझता कि जिस अंदाज में इस वक्त इलेक्शन कमीशन मामलात को आगे लेके चल रहा है और जिस तरह एक सियासी जमात को ट्रीट किया जा रहा है, मैं नहीं कहता कि ये इलेक्शन की शफाफियत की। और साथ में जो आपने कहा कि मीडिया के लोगों से भी कहा गया है कि काउंटिंग के वक्त आप किसी किस्म की ना तो वीडियोस बनाएंगे और ना ही आप वहां पे तस्वीर ले पाएंगे, तो गोया से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? मतलब उसकी काउंटिंग के बहुत से सवालात पैदा होंगे। मैं जरा आखिरी एक दो मिनट रह गए हैं, बैरिस्टर साहब को टाइम देना चाह रहा हूँ क्योंकि वो ज़रूर इस पर कमेंट्स करना चाहेंगे। एक ज़माने में तजवीज़ आई थी कि पार्लियामेंट भी 4 साल हो, चीफ जस्टिस भी 4 साल हो और आर्मी चीफ भी 4 साल हो, तो ताकि ये सारे एक साथ हैं, एक साथ जाएं तो कोई मसला ही ना पैदा हो। जी मेरे से जी बैरिस्टर साहब। जी देखिए खालिद, मैं समझता हूँ कि जैसे अभी शहराजी साहब ने फरमाया, ये बात मैं पहले कह रहा था कि जमहूरी दौर 5 साल का हो तो हमें बड़ा बुरा लगता है, और गैर जमहूरी 1 दहाई से कम नहीं लेते वो हमें अच्छा लगता है। और हम जब भी तनकीद करते हैं 75 साल की, वो कहते हैं सियासी हुकूमतें, और जो ज्यादा अरसा हुक्मरान रहे हैं उनका जिक्र करना पसंद नहीं करते। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा, पॉलिटिकल पार्टीज को अपने रवैये को बदलना पड़ेगा, उन्हें सियासी जमातें बनना पड़ेगा, उन्हें सियासी जमातों के इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा। सियासी जमातें अवाम से होती हैं, इन्हें अब अवाम के लिए खुला रखना पड़ेगा। अपनी मर्जी के मन मर्जी के उहदों पे नामजदगियां नहीं करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात कि सबको अगर सियासत में रहना है, इक़्तिदार सब कुछ नहीं होता, अपोजिशन करने का हौसला, और हौसला कम से कम बेनजीर या बेनजीर जैसा होना चाहिए कि जिसकी 30 साल सियासी जद्दोजहद में 26 साल सख्त तरीन आजमाइशें और अपोजिशन है, और 4 साल इक़्तिदार है, और इक़्तिदार के अंदर मुफाहमत है, लड़ाई नहीं है। वो वज़ीर आला जो किसी एस्टेब्लिशमेंट का परवरदा था, वो एयरपोर्ट पे इस्तकबाल नहीं करने आता था, तो बीबी प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद उसके घर चल के चली गई और हर एक के साथ मुफाहमत रखी, किसी के खिलाफ। ठीक, वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सियासतदानों को आगे के लिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए जो है कि वो बर्दाश्त का और हौसला पैदा करना होगा कि अपोजिशन में भी बैठा जा सके। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर साहब आपका, शराई साहब आपका भी, और हाफिज़ एहसान खोकर साहब बहुत शुक्रिया। आज तक इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।